आजकल हम लोग लगातार गीतों की बात कर रहे हैं और गीतों की श्रृंखला में कई गीत बनते जा रहे हैं और जो हमारी आने वाली जो फिल्म है बीरा उसके संदर्भ में बन रहे हैं। इसी यात्रा में आज हमारे लिए सबसे बड़ा पड़ाव है। आज हमारे साथ उत्तराखंडी लोक संगीत के गीत ऋषि गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने अपने इस पॉडकास्ट के उसमें मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेगी जी, जब भी हम लोग बात करते हैं, पहाड़ की बात करते हैं, पहाड़ की आवाज़ की बात करते हैं, तो एक रेफरेंस, सबसे एक बेस लाइन का जो रेफरेंस सामने आता है कि अगर पहाड़ की आवाज़ की बात कर रहे हैं तो आवाज़ नरेंद्र सिंह नेगी जी की है। क्या आप महसूस करते हैं इस चीज़ को लेकर के कि इतनी लंबी यात्रा में आप जन जन की आवाज़ बन पाए, वो एक आवाज़ बन पाए जो हर हृदय जो जिसको महसूस करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ही इसमें हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। मुझसे पहले चंद्र सिंह राही जी थे और उनसे पहले आपके जीत सिंह नेगी जी थे, जो जिन्होंने गाना गाया था तू होली बीरा, जिसमें आपने फिल्म का टाइटल भी रखा है, तो बहुत पॉपुलर हुआ था। और उनके गीत उनसे उन्होंने एक बार रिक्वेस्ट की थी कि मेरे गीत, क्योंकि उनके गीत ना तो कैसेट में थे, वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड बने थे उनके, जब पैदा नहीं हुए थे हम लोग 49 में 49 में ग्रामोफोन रिकॉर्ड बन गए थे उनके। तो वो पहले वो छाए हुए थे और वास्तव में अच्छा उनका काम भी बहुत बढ़िया था। उसके बाद फिर केशव दास अनुरागी जी थे और ये राही जी आए, चंद्र सिंह राही जी, और उनके पीछे फिर बहुत सारे लोग आए। तो उसके बाद फिर उनको देखा देखी हम भी इस लाइन में आए और हमने भी प्रयास किया कि इसमें कुछ हटके लिखा जाए। उस समय के गाने जो थे उसका एक पैटर्न था। हमने सोचा कि आम आदमी से जुड़े हुए गीत लिखे जाएं, आम आदमी के सुख दुख के गीत लिखे जाएं, ताकि आम आदमी हम जोड़ सकें। तो ये प्रयास रहा हमारा और एक किस्म से उसे सफल भी कह सकते हैं हम, क्योंकि आज 50 साल से मैं अनवरत गा रहे हैं। अनवरत थोड़ा स्पीड कम हो गई है, क्योंकि अब वो कैसेट्स का ज़माना रहा नहीं। मैं फिर पहले रेडियो से शुरू हुआ, रेडियो में गाया तो लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया। रेडियो के गाने और फरमाइशी गानों का बहुत लंबा सिलसिला चला। फिर दूरदर्शन भी आया, फिर उसके बाद कैसेट्स का फॉर्मेट, जो अब कैसेट का फॉर्मेट भी ख़त्म हो गया, काफ़ी लंबा समय तक कैसेट का चला। तो उससे थोड़ा लोकप्रियता भी बढ़ी, आकाशवाणी से भी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी और लोगों का प्यार आशीर्वाद भी मिला। तो मैं फिर इस लाइन में लगातार चलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। वो क्षण जब कहते हैं ना, हर एक चीज़ के लिए एक समय आता है कि जब आदमी को लगता है कि अब ये काम करना चाहिए। वो मोमेंट कब आया लाइफ का? वो इवेंट कौन सा है जब आपको लगा कि नहीं, गाने गाने चाहिए मुझे, और ये सोचा कि नहीं चलो बनाया जाए इसे? नहीं, ये मैं तो पहले लोकगीत गाता था, जो हमारे पारंपरिक लोकगीत हैं उनको ही गाता था ज़्यादातर। बाद में 1974 में मैंने पहला गाना लिखा और वो गाना जो है लिखा तो मित्रों को सुनाया। उन्होंने कहा यार ये तो बढ़िया गाना बन गया, भाई तुम गाने क्यों नहीं लिखते, लिखा करो। तो मैंने कहा अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर मैं रेडियो का ऑडिशन दिया, तो उसमें मैं रेडियो में सेलेक्ट हो गया और उसके श्रेय जाता है मुझे रेडियो में लाने का केशव दास अनुरागी जी को, जो आकाशवाणी लखनऊ में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, पैक्स। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि तू आकाशवाणी में क्यों नहीं गाता। मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर उन्होंने कहा कि तू आकाशवाणी आ लखनऊ। फिर उन्होंने मुझे फॉर्म भरवाया और फिर मैं रेडियो में ऑडिशन हुआ, फिर शुरू हो गया। फिर कई साल तक मैंने लखनऊ से गाया। फिर नजीबाद स्टेशन खुल गया 2-3 साल बाद, फिर नजीबाद स्टेशन से मैंने गाना शुरू किया।
इस तरह से एक लंबा सिलसिला रहा। और आकाशवाणी दिल्ली से भी मैंने गाने गाए, आकाशवाणी अल्मोड़ा से भी मैंने गाने गाए। तो उससे थोड़ा सा लोगों को ये लगा कि ये भी कोई गाने वाला है। दो छवियां हैं, एक छवि अमूमन जो लोगों के दिमाग में है, मतलब नरेंद्र सिंह नेगी मतलब गायक, और जिन्होंने गाने गाए हैं। जो लोग थोड़ा और गहराई से नेगी जी को जानते हो ये भी समझते हैं कि नरेंद्र सिंह नेगी जी गायक तो हैं, अच्छे गायक हैं, साथ में कवि बहुत उम्दा है, राइटर बहुत उम्दा है। तो ये जो लिखने की शैली है जो आई कि मीन्स एक मन, किसी का मन पकड़ लेना, किसी का भाव पकड़ लेना और उसको रचनात्मक तरीके से लिख देना, और फिर वो ऐसा पकड़ लेना कि वो हर किसी को ये लगे कि ये मैंने लिखा है, मैंने कहा है, मैंने बोला है, मेरी आवाज़ है। तो वो क्या तैयारी होती है उसकी, और क्या कैसे ये समझ बनी कि नहीं इस तरह से असल में मैं गाने लिख तो लेता हूँ, क्योंकि मैंने वो समाज देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, अपने परिवार से लेके अपने पूरे वातावरण। लेकिन मैं अच्छा गायक नहीं हूँ, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। गायक गाने के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग मैं नौकरी भी करता था, मैंने 32 साल सरकारी नौकरी भी की, और परिवार के और भी जिम्मेदारियां होती हैं हमको, तो उसमें रियाज करने का बड़ा समय हमको मिलता नहीं था। तो लेकिन मैं, चूँकि मैंने देखा है पहाड़ का सुख दुख, मैंने देखा है, महसूस किया है, और महिलाओं की पीड़ा, महिलाओं का दर्द अपने परिवार से लेके पूरे समाज तक मैंने देखा है। पहाड़ों की खास तौर से बात कर रहा हूँ मैं। तो वो सब जो देखा है वो मेरे मन मस्तिष्क में, दिल में रचा बसा है। तो उसी के आधार पे मेरे गीत भी निकलते हैं। फिर मैंने लोक संगीत और लोक गीतों पर जो लोग हमसे बहुत पहले लिख चुके हैं उनकी पुस्तकें मंगाई, और उन पुस्तकों का अध्ययन किया कि इन लोगों ने किस किस किस्म के गीत लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, है ना। तो वो सब लिखने पढ़ने के बाद, देखने के बाद ही मैंने फिर गीतों की रचना शुरू की। और मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आया, और वो आज भी फ़ोन पहले तो चिट्ठियाँ चलती थी, चिट्ठियों के ज़रिए मेरा ढेर लग जाता था। लोग बड़ी समीक्षा भी करते थे मेरे गीतों की, और ये भी कहते थे कि आप जल्दी जल्दी गीत लिखा करें, आपके गीत हमें बहुत पसंद हैं। आज भी व्हाट्सएप में लोग जो कमेंट्स करते हैं उससे भी उत्साह बढ़ता है। उपमाएं जब आपके गीतों में देखने को मिलती हैं, अभी मैं मैं आपके बहुत पुराने गीतों को एक बार वो कर रहा था कि देखा जाए तो उसमें एक लाइन मैंने देखी कि मैं धरती को जीव छो और माटू, धरती को बीज छो माटू खुजाणो छो। तो ये जो कनेक्शन है, मतलब जनरली हम लोग जो हमारी आज की जनरेशन या जो भी हमारी पीढ़ियां रही हैं, ये जनरल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज नहीं है, मतलब जनरल वार्तालाप की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये उपमा इस तरह से दे देना, इसको मोल्ड कर देना कि एक नया बिंब खड़ा कर देता है सामने। तो वो ये गीत लिखा था मैंने। तो असल में जब मैंने बताया ना कि मैं पारंपरिक लोक गीतों से मैंने शुरुआत की, गाते वो बहुत सरल होते हैं, और इसीलिए वो लोकगीत हैं। लोकगीत का मतलब जिसे पूरा लोक गा सके, पूरा समाज गा सके, उसको लोकगीत, वो लोकगीत हुआ। और ऐसी कंपोजिशन जिसे उस आर्टिस्ट के अलावा, उस सिंगर के अलावा कोई दूसरा गा ही ना सके, तो वो लोकगीत नहीं हो सकता है। लोक वो गीत वो है जो जिसे उसका पूरा लोक समाज गा रहा हो, तो वो लोकगीत बन जाते हैं, लोकगीत, है ना। तो वो मैंने कोशिश की कि मैं ऐसे गीत बनाऊं, सीधे सरल गीत जो स्कूल के बच्चे भी गा सकें, जिसे घसियारी गा सकें, है ना, गांव के लोग गा सकें। तो वो प्रयास मैंने किया, और मैं किसी हद तक उसमें सफल भी रहा। तो मेरे गीत आपने देखा होगा कि समाज के अधिकांश बच्चे स्कूलों के गाते हैं, जब भी कंपटीशन में आते हैं तो वो मेरे ही गीत गाते हैं ज़्यादातर। आपके गीत घसियारी गाती है, आपके गीत पानी भरने वाले गा लेते हैं, आपके गीत वो गा लेते हैं, और आपके गीत सरकार भी गिरा देते हैं। तो देखो वो सरकारें तो उनके कर्मों से गिरती हैं,
है ना, जो गलत काम करेंगे, गलत वो करेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें जनता तो ये बात समझती है ना। भाई वोट केवल मैं ही थोड़ी देता हूँ, लाखों लोग देते हैं वोट। तो वो जब देखते हैं भाई कि क्या चल रहा है, इस राज्य की राजनीति में क्या सब चल रहा है, तो वो जनता समझती है। और जब जनता की समझ में बात आ जाती है तो फिर सरकारें बनती भी हैं और सरकारें बिगड़ती भी हैं। अभी अगर हम लोग बात करें आपके गीतों की, और अगर इसमें बात करें गीतों तक, तो एक साम्राज्य आपने खड़ा कर दिया है गीतों का। अगर मैं कहूँ, मैं उपमाएं देने में बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन जो जितने भी मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि लाइक एक बड़ा आपका साम्राज्य है गीतों को लेकर के। इसके अलावा जब आदमी इस पड़ाव पर आ जाता है कि अब जो है पीछे एक बहुत बड़ी लीगेसी है, तो उसकी जिम्मेदारियां, वो अपनी जिम्मेदारी ये भी समझता है कि लीगेसी के साथ साथ इसको आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी हम लोग संचारित करें, इस चीज़ को वहाँ भी पेनिट्रेट करें। नए गायकों में जो अमूमन देखा जाता है कि एक होड़ लगी हुई है कि गाना सिर्फ डीजे तक हो और गाना सिर्फ डांस तक हो। वो जो मर्म है कि मीन्स हम आपके गीतों के साथ, मैंने परसों किसी को उसमें देखा था, किसी एक पोस्ट आई थी कि अगर मैं रो रहा हूँ तो मुझे नए सिंह का गाना चाहिए, मैं हंस रहा हूँ तो मुझे नए सिंह का गाना चाहिए, मैं प्यार में हूँ तो मुझे नए सिंह का गाना चाहिए, मुझे अगर गुस्सा निकालना है तो मुझे वो गाना चाहिए, गाली देनी तो वो गाना चाहिए। मतलब कोई भाव ऐसा नहीं है जिस भाव में मेरे पास नए सिंह जी के खजाने से गाना मेरे पास ना हो। तो आप भाषा बन गए हो, लेकिन वो भाषा खो क्यों रही है? नहीं, वो असल में ऐसा है ना, जब अगर आपको 2-4 गीत लिखने हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको 50 गीत लिखने हैं, सैकड़ों गीत लिखने हैं, तो फिर उसमें वैरायटी चाहिए। एक ही जैसे गीत से आप पब्लिक को बहला नहीं सकते। आपको अपने गीतों में, अपनी शैली में वैरायटी लानी पड़ेगी। तो वो प्रयास हम लोग करते रहते हैं। इसीलिए अगर कुछ कॉमेडी के गीत भी आते हैं, फिर कुछ सैड सॉन्ग आते हैं, कुछ आपके श्रृंगार रस के गीत भी आते हैं, कुछ राजनीति से जुड़े हुए व्यंग्यात्मक गीत भी आते हैं। तो ये वैरायटी, कुछ बच्चों की लोरियां मैंने बहुत लिखी हैं, बच्चों की लोरियां भी आते हैं। तो इस तरह से महिलाओं की पीड़ा हो, उनका दर्द हो, उनके सुख दुख हो, वो भी मैंने बहुत लिखा है। तो ये जब ये वैरायटी देंगे आप, तभी आप टिके रहेंगे। नहीं तो एक ही जैसे गीत गाएंगे तो उससे लोगों में लोग उब जाएंगे, कहेंगे यार ये इसमें है। इस जनरेशन की एक शिकायत, सॉरी, हाँ, और जो ये डीजे के गीत हैं ना, ये सिर्फ नाचने के लिए होते हैं, क्योंकि भाई शादी ब्याह में आप कोई सैड सॉन्ग तो गा नहीं सकते हैं। तो अब आजकल के बच्चे डीजे का जो रिदम है वो ज़्यादा पसंद करते हैं अपने गानों में लाने में। तो वो करते हैं, ठीक है, नाचना भी ज़रूरी है, शादी ब्याह खुशी का माहौल है, करते हैं। लेकिन मैंने कोई डीजे गीत नहीं बनाया अभी तक। नहीं, लेकिन जो जैसे एक आपसे मैं याद दिलाऊं आपको, तो एक रॉक एंड रोल तो आपने भी किया है। नहीं, वो बहुत पुराना ज़माने की बात है वो। हाँ। लेकिन उसके आप शब्दों पे जाइए ना, हाँ, कि रॉक एंड रोल का ज़माना था, लेकिन उस पर कटाक्ष है, उसमें कटाक्ष है। देखो ना, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का, जो पहाड़ के बच्चे जो हैं वो देखा देखी में जो रॉक एंड रोल कर रहे हैं, वो किस जगह कर रहे हैं? डिंडाले में, छज्जे में, तिवारी में, जो उसमें। तो वो बुजुर्ग आदमी जो है वो कहता है, अभी नाचना है तो पंडों नाचो। ये क्या तुम कि इन जगह में, ये जगह ना कोई तुम्हारी की थोड़ी है, तुमने तो मेरे डिंडाला की मिट्टी भी खोद दी है, छत के पठाले रड़का दिए हैं, है ना, हिला दिए हैं। तो ये था एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बच्चों में, जो कि देखे लोगों की देखा देखी वहाँ पे डिस्को नाच रहे थे। तो उस पर एक व्यंग किया था मैंने, है ना। तो वो वैसा गाना नहीं था कि जिसको हम ये कहेंगे साहब ये कोई अलग शैली इन्होंने अडॉप्ट कर ली है। तो वो एक व्यंग था, और व्यंग में जो है वो वेस्टर्न म्यूज़िक को किस तरह से, अपने ओरिजिनल म्यूज़िक को छोड़ के किस तरह से बच्चे वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ जा रहे हैं, वो एक सैटायर था।
म्यूज़िक की हम लोग बात कर रहे हैं, आपने वेस्टर्न म्यूज़िक की बात करी, पुराने गाने हम लोग देखते हैं और इवन आपके भी गानों को देखा जाए तो पहले जो वो बिल्कुल लोक वाद्य यंत्रों पे बजे हुए गाने, ढोलक पे, हुड़का पे या उस पे, और अब थोड़ा सा जब उसमें अब नई रीमेक उनके बने गानों के जब वो स्ट्रिंग के साथ आते हैं या बाकी और जो वेस्टर्न भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होता है, एक अच्छा वाइब्रेशन लेकर के आते हैं गाने और नई पीढ़ी तक भी पहुँचते हैं। क्या लग रहा है कि नया म्यूजिक बेहतर हुआ है? हमें तो अच्छा लगता है, आप क्या देखिए, मानते हैं? आप इस पे डिपेंड, आप सिंथ में बजा क्या रहे हैं। अगर आप सिंथ में संतूर बजा रहे हैं तो वो तो पहाड़ी इंस्ट्रूमेंट का इफेक्ट कानों को अच्छा लगता है ना। या स्ट्रिंग्स बज रहे हैं तो अच्छा लगता है। पेड़ घने जंगलों के बीच में अगर आप स्ट्रिंग में कोई कंपोजिशन है तो अच्छा। तो सवाल उसके आकार पे नहीं है, सवाल उससे म्यूज़िक क्या निकल रहा है, साउंड क्या निकल रही है, आप क्या निकाल रहे हैं। अगर आप उसमें सैक्सोफोन डालेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा कि ये यार पहाड़ी गानों में सूट नहीं कर रहा है, लेकिन बजाते हैं लड़के लोग, करते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब उससे म्यूज़िक क्या आ रहा है, ये ज़्यादा बेहतर है। एक ज़माने में हारमोनियम भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट था। आकाशवाणी में तो बैंड था वो, उसमें आप हारमोनियम के साथ कुछ गा ही नहीं सकते थे। एक वो ज़माना भी था। आज हारमोनियम हमारा लोक वाद्य बन गया है ना। हारमोनियम से ही तो अडॉप्ट कर लिया है समाज ने उसको कि नहीं ये हमारे पास जैसा है। आपका बैक पाइपर है, वो भी बाहर से आया हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का इंस्ट्रूमेंट है। हमारे फौजी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में गए होंगे तो वहाँ उन्होंने जो बैक पाइपर देखा, उसकी साउंड उन्हें लगे ये हमारे पहाड़ों को बहुत सूट करता है, तो वो उसको लेके आ गए और आज वो हमारा लोक वाद्य हो गया। तो ये होता, अगर उसकी साउंड हमें सूट कर रही है तो फिर वो हमारा बाजा है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है। उसके आकार पे मत जाइए, उसके साउंड पे देखिए। इंस्ट्रूमेंट का साउंड वो मायने रखता है कि ये कौन सी साउंड है जो हमें अच्छा लग रहा है, हमें हमारे पहाड़ों में इसको सुन के अच्छा लग रहा है, तो वो महत्वपूर्ण है मेरे लिए, है ना। एक और चीज़ जो अमूमन इस वाली पीढ़ी की बात करूं, जिस पीढ़ी से मैं आता हूं, कि अंग्रेजी या मतलब उसमें बात करें तो शशि थरूर हैं जिनके पास एक, जिनके सुनने के बाद जो है डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। और हमारे यहाँ जो है नेगी जी हैं, कभी कभार शब्द ऐसा लेके आएंगे गढ़वाली का, जो शब्द जो है जो शब्द जो है पीढ़ियों में किसी एक को पता होगा, बाकी नहीं तो लोग पूछते हैं, जो जिज्ञासु हैं वो मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि इसके क्या मायने हैं। मेरे को किसी ने पूछा था इस इंटरव्यू से पहले कि अगर नेगी जी से बात हो पाए तो पूछ लेना तिलेदारो बोला का मतलब क्या है। हाँ, वो मैं बताऊंगा। तीले धारो हर गीत में आता। असल में तीले धारो आता था हमारे जो इस हीरोज़ थे, हीरोज़ के लिए आता था। बाद में वो मोती ढांगे में भी तीले धारो चलने लग गया, है ना। तो तीले धारो का मतलब है तिल, तीले मतलब तिल धारी बोल। तूने एक बोल रख दिया, तूने एक मिसाल कायम कर दी। अच्छा, तिल धारी बोल, अच्छा, है ना। तूने एक मिसाल कायम कर दी है। तो वो आता था हीरोज़ के लिए, जैसे माधव सिंह भंडारी हुए, जीतू बगड़वाल हुए, और जो पहाड़ के पुराने हीरोज़ हैं। अब मॉडर्न हीरोज़ में भी वो लग रहा है, लेकिन उसका मतलब ये है तिले धारी बोल। तूने एक बात रख दी, तूने एक बात रख दी, तूने एक मिसाल रख दिया, तो वो घिसते 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 फिर तीले धारू बोला, अब अपभ्रंश हो गया। ये हो गया। वो गाने में इतनी वो है कि आप मुख सुख बोलते हैं, तो शब्द को आप खींच भी सकते हैं, शब्द को आप छोटा भी कर सकते हैं। तो ये आज़ादी है गाने वालों के लिए। तो शब्दों की अगर हम लोग बात करें तो इतनी जो एक विस्तारित जो एक डिक्शनरी है आपके पास शब्दों का, शब्द को जो है इतना बड़ा, कोई मीन्स ये सिर्फ जीवन शैली के साथ सीखने को मिला या इसके पीछे कुछ जो अपनी एजुकेशन रही है? मैंने बताया ना, मैं यहाँ देहरादून आया हूँ 12 में, 2012 में आया हूँ। लेकिन आज भी मैं हर महीने एक आध चक्कर मार लेता हूँ अपने गांव के, घर के चला जाता हूँ मैं। तो ये जो मेरा इससे पहले का जो सारा जीवन था वो तो वहीं बीता।
वहीं वो शब्द मैंने सीखे, वही बचपन से लेके अभी तक वही मैंने, जो हमारे गांव में, पौड़ी गांव का रहने वाला हूं मैं, जो हमारे गांव में गीत लगते हैं, थड़िया चौंपला गीत लगते हैं, तो वो गीत मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, तो वो मेरे दिलो दिमाग में बैठे हुए हैं। उन धुनों का मैं गाए बगाए इस्तेमाल भी कर लेता हूँ, इसमें गाता भी हूँ। तो वो गाने जो थे मैंने वहीं सीखे, वहीं वो गाने मेरे दिलो दिमाग में छाए, वही धुनें हैं जिनको मैं थोड़ा सा इधर उधर एक आध सुर हटा उठा के जो है एक नई धुन बनाने की कोशिश करता हूँ कि इससे थोड़ा हट जाए। वो प्रयास मैं करता रहता हूँ लगातार। लेकिन वहाँ से जो है, जो मुझे मिला है वो वहीं से मिला है, गांव की उन परंपराओं से, जहाँ आज भी थड़े चौंपले गीत आज भी लगते हैं वहाँ पे। तो उन गीतों से वो मिला, उसी मिट्टी से में पले बड़े हुए, उसी मिट्टी के गीत जो हैं हमारे दिलो दिमाग में हैं। तो उन्हीं गीतों में से मैं कुछ अपना नया करने की कोशिश करता हूँ, उन्हीं धुनों से, उन्हीं स्वरों को लेके। तो ये प्रयास तो निरंतर, और इसीलिए वो लोगों को अच्छे लगते हैं। अगर मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँगा तो जो धुनें लोगों को ने सुनी ना हो तो उसे स्वीकार करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये मैंने ये प्रयास भी किए कि कुछ मैं ये ट्रेंड से हट के करूँ। तो एक आध गीत मैंने किए भी थे, लेकिन वो लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाए। ऐसे भी कुछ गीत हैं जो लोग स्वीकार नहीं कर पाए, मतलब वो उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसे गा नहीं पाते हैं, और उन्हें शायद उसमें अटपटा भी लगता है। फिर मैंने कहा कि इसे छोड़ो, वहीं आओ, है ना, जो लोगों को अच्छा लगे, जग रसियाण से सही। और लगभग सैकड़ों गाने आपने गाए, और कोई गाना अभी तक आया ऐसा जिसको गा करके आपको ये लगा कि ये मतलब मेरे सबसे करीब हुआ है, या मेरी जिंदगी, जाती जिंदगी के जिसे कहते हैं ना, ये इसने दुनिया को, बहुत गानों ने छुआ, नरेंद्र सिंह नेगी जी को कौन सा ऐसा गीत था उनका जिसने उनको छुआ कि ये मेरे को अंदर तक टच कर गया? इसमें ऐसा है कि जब तक कोई गाना मुझे छुएगा नहीं, जब तक कोई गाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं उसे न तो लिखता हूँ और न मैं उसे रिकॉर्ड करवाता हूँ, न मैं उसे गाता हूँ। तो ये कहना, अगर किसी के 7-8 बच्चे हों, इनमें ये कहना कि यार तुम्हें सबसे अच्छा बच्चा कौन लगता है, ये वही वाली बात है। तो मैं कोई गीत तभी गाता हूँ जब मुझे अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मैं दूसरे की रचना को जब मुझे गाने का मौका मिलता है तो उसमें भी मैं कुछ थोड़ा बहुत उनकी परमिशन लेके थोड़ा कुछ शब्द में उसमें संशोधित कर देता हूँ। फिर पूछता हूँ यार कि ये कैसा रहेगा अगर ऐसा कहा जाए, इसको लिखा जाए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा यार ये तो और अच्छा हो गया। तो वो गाना फिर लोगों को पसंद भी आता है। तो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है मुझे, तो उस एक्सपीरियंस के नाते मैं उसमें थोड़ा बहुत कर देता हूँ गाने के लिए, अपने गाने के लिए। लेकिन पूछता ज़रूर हूँ लिखने वाले से, यार इसमें एक आध शब्द अगर मुझे कटके तो मैं चेंज कर सकता हूँ। कहते हैं हाँ। कोई ये कहे कि नहीं जी आप एक शब्द भी चेंज नहीं कर सकते, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं, तो वो बात अलग है। फिर मैं यही कहूँगा भाई तो ये तो मैं फिर गा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अब लिखने वाले ने एक फ़्लो में लिख दिया, लेकिन उसका क्या अर्थ जा रहे हैं, वो किधर जा रहा है, किधर भाग रहा है, कैसा है। या तो बहुत लिखने वाला बहुत पॉपुलर हो, लोग जो उसकी रचनाएं बहुत ज़्यादा सुनते हों, तो वहाँ तो हो सकता है यार कि लोगों का ये लोकप्रिय गायक है तो इसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं गीत की भलाई देखता हूँ, उसमें अपना नहीं, मेरा तो कुछ नहीं, मैं एज इट इज़ वैसे भी गा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि गीत का भविष्य क्या होगा, कितने लोग समझेंगे। और मुझे इतना अनुभव तो हो गया कि कौन गीत चलने वाला है और कौन किस गीत को लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इतना अनुभव तो मैंने बटोर लिया है, तो इसलिए उस नाते में थोड़ा कई बार कर लेता हूँ संशोधन। गीतों के बात के अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे अब तमाम शोज़ होते हैं आपके, या होते हैं, हज़ारों की भीड़ होती है, या मतलब तमाम ये पूरा जलवा नरेंद्र सिंह नेगी जी का है कि मतलब चलो तो इसमें देखें, लोग कहते हैं कई बार कि बड़े मंच पे जो है स्पेस नहीं मिल पाता, लेकिन मैं आपके इर्द गिर्द देखता हूँ कि आपके इर्द गिर्द भी बहुत अच्छे नए सीखने वालों को एक अच्छा स्पेस मिल रहा है। हर कलाकार एक्सपीरियंस आदमी से बहुत कुछ सीखता है, अगर उसे सीखना चाहे ना।
तो हमारा प्रयास तो यही रहता है कि नई पीढ़ी के बच्चों को जितना हम जानते हैं, हमने अर्न किया है, उतना इन बच्चों को भी बताएं। अब उसको फॉलो करना ना करना उनकी मर्ज़ी है, लेकिन बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है सीनियरिटी के नाते। तो वो मैं कोशिश करता रहता हूँ इन बच्चों को मैं अपने मंच के माध्यम से कि इसको ऐसा गाओ, इसको ऐसा गाते हैं, इसको ऐसा करते हैं। अगर हम लोग गानों की बात करें, गानों के साथ जो आपके एल्बम्स में गाने आते हैं, लगातार हर साल आपकी लगभग 1 या 2 एल्बम्स आते हाँ, रहती हैं। साल भर में एक आधी गा गाता हूँ। उसके अलावा बहुत लंबा समय देखा है कि जब गढ़वाली फिल्मों में गाने आने थोड़ा कम हो गए आपके, और या गा नहीं रहे हैं या क्या है? अभी तो रिसेंट आपने हमें मौका दिया है, तो लेकिन इसलिए हुआ कि मैंने रेट बढ़ा दिया अपना। और रेट इसलिए बढ़ाया कि मैं कम काम कर सकूं, कम से कम काम कर सकूं। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, और अब वो पहले जैसी एनर्जी भी नहीं रही है ना। तो मैं तो कभी ये जो हमारे मित्र हैं फिल्म मेकर, उनसे भी कहता हूँ, ये जैसे देबू रावत वगैरह हैं, कि भैया अब मेरे बस का नहीं है इतने गाने लिखना, इस करना, तो मुझे तो माफ़ करो। तो मैं ये भी क्योंकि मैं कम काम करना चाहता हूँ, बहुत कम, और तभी करना चाहता हूँ जब मेरे अंदर से उसको करने के का मन हो। पहले होता था ऐसा कि कैसेट है, कैसेट के लिए 9 गाने चाहिए और रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हो गई है, अब चलो जुट जाओ 9 गाने लिखने में, उस कंपोज करने में, बनाने में। वो समय था अलग। आज ऐसा नहीं है कि क्या मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो हैं अपने हिसाब से जब मन करे तब बैठ जाते हैं, जब नहीं करे तो नहीं नहीं करते। ऑडियो कैसेट के गानों से और गानों के वीडियो फिल्मांकन होने तक, जब तक सीडी या डीवीडी में जब उनको पिक्चराइज करके गाने आए, क्या मदद मिली पिक्चराइज्ड गानों से आपके गानों को पॉपुलर होने में? या आपको लगता है कि पिक्चर से नहीं, जैसे आपकी एल्बम भी जो शूट हुई, एल्बम्स जो शूट हुई, पहले सिर्फ एक ऑडियो आ रहा था, उसके बाद ये हुआ कि एडिशनल एक विजुअलाइजेशन भी आ गया, उसका विजुअल इम्पैक्ट भी आया, तो उससे लगा कि नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी रहती है कि गाने के हिसाब से आपका वीडियो नहीं बनता अच्छा। कुछ बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है। अब जब कोई गाना हम गाते हैं निकलता है तो लोग उस गाने के लिए कल्पना कर लेते हैं अपने आप। हर आदमी डायरेक्टर है ना, कि अपने लिए तो है, अपने लिए तो है। तो वो जिस तरह से उस गाने को सुन के सोच रहा है कि ऐसा हुआ होगा, अब ये गाना जो बना ऐसा ऐसा रहा होगा, तो अगर उसकी इच्छा के अनुसार आपने शूट नहीं किया तो नेचुरली उसे लगेगा नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूँ, है ना। तो ये चलता रहता है, ठीक है अपने। अभी आप रिसेंटली बीरा के साथ काम कर रहे हैं, बीरा एक फिल्म में आपका गाना है, कैसा रहा आज रिकॉर्डिंग का आपका अनुभव, और क्या? बहुत बढ़िया है। मैं पहली बार इससे जुड़ा हूँ आपके प्रोडक्शन से, और मैंने तो उनको जो डायरेक्टर हैं इनके उनको कह दिया था यार कि मैं अब ज़्यादा काम करने के उसमें नहीं हूँ, और ना मेरा उन दिनों में बिज़ी भी था। मैं एक ऑडिशन ले रहा था, एक 7-8 दिन का ऑडिशन था सूचना विभाग, तो उसमें सुबह चले जाते थे, शाम को ही लौट के आते थे, फिर उसके बाद बाजे में और लिखने में मन भी नहीं करता था, फिर सो जाता। तो उसके लिए मना भी कर दिया था। लेकिन एक दिन जब ये इसके डायरेक्टर उसको लेके आए, आपके प्रोड्यूसर को लेके आए, तो पहली बार उनको वो किया। और अभी हमने जो एक गाना बनाया है तो उसमें उन्हीं के इक्विपमेंट्स थे, है ना। तो उनका वो देख के मैंने कहा यार ये पहली बार आए हैं, जुड़े हैं, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं ये गाना गा लूँगा, लेकिन यार लिखने का टाइम नहीं है। तो फिर मदन ढुकलान से गाना लिखाया गया, और उसके बाद आज रिकॉर्ड भी होगी। तो कैसा आपका अनुभव, रिकॉर्डिंग का अनुभव कैसा रहा? नहीं, बढ़िया है, बढ़िया। अब ये तो पब्लिक है कि मैं तो, हम लोग तो कलाकार लोग हैं, अपना गा दिया, अब लोग उसको हिट करें तो लोग करेंगे, और फ्लॉप करें तो लोग ही करेंगे। हमारे निर्णायक, हमारे जज तो जनता है, सुनने वाले हैं, श्रोता हैं। हम अपने लिए खुद नहीं कह सकते इस चीज़ को, हमने कर दिया है। अब जनता का जो रिस्पॉन्स आएगा उससे पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं। हर बार जब कोई गाना रिलीज होता है तो क्या आप इसी मोड में आ जाते हैं कि बस भैया ये एग्ज़ाम हुआ है, अब रिजल्ट का वेट मैं करूँगा? हमने अपने काम कर दिया। अब चूँकि लोगों का बराबर फ़ोन आता है रहता है कि नहीं कि जी आप जल्दी जल्दी गाने, अरे उनको क्या मालूम
एक गाना बनाने में कितना खर्चा आता है। अब तो कंपनियां हैं नहीं जो पैसा लगाएंगे, अब तो हम ही जो हैं वो करते हैं उसमें जो तो अब उसमें गाना बनाने का भी जो मैंने एनर्जी की बात की ना, वो एनर्जी नहीं है और वो धीरे धीरे कम होती है। हर इंसान का एक जो हमारा शरीर है उसके हिसाब से जितना भी मैं कर रहा हूँ वो इस एज में बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैंने तो बहुत सारे लोग देखे हैं, सीनियर लोग भी देखे ना, जो बहुत जल्दी अपना ताम झाम समेट के बैठ जाते हैं। लेकिन मैं अभी भी लगा रहता हूँ, कोई प्रोग्राम मिलता है तो मैं सारी इन बच्चों को सारी टीम इकट्ठा करके फिर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो पब्लिक को आज भी वही भीड़ मिलती है पब्लिक की। कौन सी एक चीज़ है जो मोटिवेट करती है इस उम्र में आने के बाद भी? नहीं, लोग मोटिवेट करते हैं। जब हज़ारों लोग आते हैं सुनने के लिए तो लगता है यार ये लोग चाहते हैं कि मैं मंच पे खड़ा रहूं, मंच पे गाऊं, जैसा भी गाऊं, लेकिन वो लोग चाहते हैं इसलिए आते हैं, नहीं तो क्यों आएंगे लोग। तो वही हमारे लिए मोटिवेशनल है कि यार उनको देखना है, उनको सुनना है, तो लोग सुनते हैं। इंडस्ट्री में जब हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि प्रोडक्शन को लेकर के जो हमारी चाहे फिल्म की इंडस्ट्री है या म्यूज़िक इंडस्ट्री है, वो जो स्पीड से वर्क फ्लो आ रहा है, तो क्वालिटी, क्वांटिटी और इस चीज़ को लेकर के हमारे कलाकार संजीदा हैं या आपकी क्या राय है उनके लिए? नहीं, देखिए पहले तो क्वांटिटी से तो मैं खुश हूँ। अब जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसी में क्वालिटी भी आएगी, है ना। जब क्वांटिटी, जैसे एक ज़माने में गाने वाले, पहाड़ी गीत गाने वाले लिमिटेड लोग थे, 2-3 कुमाऊं से थे, 2-3 गढ़वाल से थे उस ज़माने में, जीत सिंह नेगी जी के उनके टाइम में ना। लेकिन धीरे 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 क्वांटिटी बढ़ती चली गई और आज जो है, आज आपके पास मौके हैं उनको सेलेक्ट करने का कि नहीं यार ये आर्टिस्ट नहीं, इससे गवाते हैं, ये नहीं, इससे गवाते हैं। आप ये था एक ज़माने में तो जो कुछ करना है इन्हीं से कराओ, इन 2-3 से, वो समय था। लेकिन जब क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके बाद क्वालिटी भी आनी शुरू होती है। फिर हर एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर महसूस करता है यार कि इससे और बेहतर बनाना है, इससे और बेहतर बनाना हर रचना से, क्योंकि कलाकार अगर संतुष्ट हो गया अपनी रचनाओं से तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा अपनी चीज़ की बुराइयां ढूंढो, जब बनती है बुराइयां नहीं, कमियां ढूंढो, कमियां ढूंढो और उसको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसको दूर करो। यही है आगे बढ़ने का तरीका। कोई यहाँ पूना फिल्म इंस्टीट्यूशन की तरह वो कोई है नहीं, कोई ट्रेंड है नहीं, कोई ट्रेनिंग करके आया नहीं, है ना। तो सब अपने काम से ही सीखते हैं, अपने काम की कमियों से सीखते हैं कि इनसे, इसमें ये कुछ गलती रह गई है, ये आगे उसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें ये बेहतर हो। और हम लोग भी अपने गानों को जब सुनते हैं रिकॉर्डिंग के बाद, तो उसके बाद फिर उनको सुनते हैं, यार यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा इस गाने को और बेहतर बना सकते थे, लिखने में कोई का चूक हो गई तो हम भी उसी से सीखते हैं कि यार इसमें ऐसा नहीं है, मुझे ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे थोड़ा सा सोच के 2-4-10 बार पढ़ के तब जाके गाने को ओके करना चाहिए। तो ये अभी तो यही चल रहा है। लेकिन इसके साथ एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो अधिकांश लड़के लोग आज जो फिल्में बना रहे हैं, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं इस समय, गढ़वाली की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादातर जो हैं ये सब्सिडी के लिए बढ़ रही, लेकिन उसके अंदर का जो आर्टिस्ट है, आर्ट जिसको बोलते हैं ना, उसकी आवाज़ नहीं है, ये सब्सिडी की आवाज़ है ना, जो मैं बात भी करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने एक फ़िल्म बनाएं, चाहे साल भर में एक बनाएं या 2 साल में एक बनाएं, लेकिन उसमें इतना रिसर्च काम करें कि वो फिल्म जो है मील का पत्थर साबित हो, है ना। क्योंकि सब लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बना रहा हो। तो कंपटीशन भी है, लेकिन उसको उस कंपटीशन में अगर ऊपर उठना है, सबसे ऊपर उठना है, तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। और वो मेहनत जब मैं फिल्में देखता हूँ तो मुझे उसमें बहुत सारी कमियाँ नज़र आती हैं कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। मैं अपने उसकी बात कर रहा हूँ जो मुझे महसूस होता था
कि यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा हुआ है, इसमें थोड़ा सा गलती है, या लोकेशन में छांटने में गलती हुई है, या आर्टिस्ट को छांटने में जल्दबाजी हुई, कलाकारों को छांटने में, या फिर गीत संगीत में कमी रह गई है, या कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, अपने भी सुनते हैं, उसमें भी कमियां निकालते हैं, ऐसा नहीं। तो वो चीज़ें धीरे 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 करके जाएंगी। तो कला इनको अपने आप को एक डायरेक्टर, एक म्यूज़िक डायरेक्टर कहें, या वो भी साबित करना पड़ेगा। और उसके लिए आदमी को आर्टिस्ट होना चाहिए। आर्टिस्ट का मतलब कलाकार, मतलब इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता है, उसे तो भूख रहती है कि इससे बेहतर कैसे करूं, है ना, इसमें और मेहनत करूं। और मैं नहीं भाई, दक्षिण की फिल्में 10-10 साल में एक फिल्म बनती है, 5-5 साल में एक फिल्म बनती है। वो क्यों नहीं सब फटाफट फट 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 बना लेते हैं? क्योंकि वो रिसर्च काम उनका बहुत ज़्यादा है, वो टेबल वर्क उनका बहुत ज़बरदस्त है। उनकी जो टीम है, स्टोरी डिपार्टमेंट, वो जो है सालों लगा देती है एक उसमें, एक एक सीन के लिए, एक एक सीन के बाद एक एक शॉट डिवीज़न के लिए, इस तरह का उन लोगों का काम है। और इसीलिए हिंदी फिल्म वाले भी फिर उनके सब्जेक्ट की नकल करते हैं, आपने भी देखा होगा। तो यही मैं नए जो हमारे इसमें इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे चाह रहा हूँ कि वो स्क्रीन प्ले, अपने स्क्रीन प्ले पे खूब जम के काम करें, इतना काम करें उसमें कि कोई चूक रह ना जाए अपनी तरफ से, और एक बेहतर फिल्म दें, एक बेहतर सिनेमा दें, है ना। तो उससे खुशी होगी, हम देखने वालों को भी खुशी होगी कि यार ये इसने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया इसमें किया है। तो यही इंडस्ट्री के लोगों को, जो नए लोग काम कर रहे हैं इसमें, उनके लिए यही मैसेज है। एक मजाकिया नोट पे मैं इस इंटरव्यू को इस पॉडकास्ट को आज ख़त्म करना चाहूँगा। आपने पूरे इंटरव्यू में कहा कि मेरी उम्र 75 साल हो गई है, मैं अनुभव हो गया है, बुजुर्ग हो गया हूँ। लोग बुजुर्ग मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं नेगी जी 22 साल 25 साल के लड़के का गाना गाते हैं। मानने को तैयार नहीं है तो शादी करा लें। वो कहता है 25 साल के लड़के के लिए गाना गाते हैं। 25 साल के लड़के लिए नहीं, लेकिन ये है ना, ठीक है, उम्र का भी अपनी एक जगह, सभी ने आना है धीरे धीरे करके उसमें ना, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा प्रयास आप देख ही रहे हैं, मैं अभी भी, मेरे बच्चे तो कहते हैं कि आप आराम करो, घर में बैठो, कहाँ तुम प्रोग्राम के उसमें यहाँ से वहाँ रात भर आते हो, ये करते हो। अब वो बच्चों को तो लगता है, अरे मैंने कहा जब तक पैर चल रहे हैं भैया मुझे काम करने दो। अब नेगी जाऊंगा तो मंच में ही जाऊंगा, मैंने कहा मुझे ये काम करने दो। मैं तो अच्छा लगता है सारी टीम लेके, बच्चों को लेके, उनको मैं मंच में उनको अवसर भी देता हूँ, मौके भी देता हूँ कि जाओ गाओ भाई, तुम लोगों का समय है, अब तुम लोग गाओ जो गाना चाहते हैं। लेकिन अभी देखिए ना कि नेगी जी सिर्फ नेगी जी के हिस्से के थोड़ी है। नेगी जी तो अब हर एक जो इस भाव को ठीक है, कलाकार किसी एक का नहीं होता, कलाकार सबका है ना, उसकी कला सबके लिए है और होनी भी चाहिए कलाकार के लिए। तो मैं तो यही कहता हूँ बच्चों से, किसी गुटबाजी में मत फंसो, अपना काम करो, जो तुम्हें काम दे रहा है उसका आभार मानो कि वो तुम्हें काम दे रहा है। तो काम करो, काम जितना काम करोगे उतने परफेक्शन आएगा धीरे धीरे। और अपना गाना रिकॉर्डिंग के बाद ज़रूर सुना करो कि उसमें तुमने क्या क्या गलती छूट गई हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं ना, चाहे स्वर की हो या कोई लिखने वाला हो, लेखक की हो। तो अपनी गलतियां ढूंढते रहो तो उसी से आप आगे बढ़ोगे, ताकि उसे आप आगे ना कर सकें। कई बार जब कैसेट का ज़माना था तो मैं भी यही करता था कि लोग कहते थे कि आपका कंपटीशन, मैंने कहा मेरी कंपटीशन पिछली कैसेट से है मेरी, कि मैं उससे बेहतर करना चाहता हूँ कि जो इतना चला है तो अब इससे मैं दूसरी कैसेट जो है इससे बेहतर होनी। तो मेरा कंपटीशन अपने से ही है, अपनी रचनाओं से, अपने बेहतर से। और यही प्रयास मैंने शुरू से और अंत तक किया है, जब तक ये फॉर्मेट रहा कैसेट का ना कंपनियों के साथ। तो मैं करता हूँ, कंपनियाँ तो मुझ पर बड़ा प्रेशर डालती थी कि यार नेगी जी आप हर महीने क्यों नहीं निकालते, आप तो चल रहे हैं, आपका मार्केट बहुत बढ़िया। टी सीरीज़ का दर्शन कुमार, गुलशन कुमार ये कहते हैं यार इनके हर महीने निकालो। मैंने कहा ना भैया, मैं हर महीने मैं कूड़ा कचरा मार्केट में नहीं डालूंगा, इसलिए मैं 1 साल लगाता था एक कैसेट को बनाने में, 1 साल में करता था। और इसीलिए लोग पसंद भी करते थे, मेरी मेहनत वहाँ लगता था कि चलो मेरी मेहनत सफल हुई। लोग पसंद भी करते थे, लोग पसंद भी करते हैं और लोग पसंद भी करते रहेंगे, क्योंकि
गीतों के जो ये भगीरथ हैं, मुझे इनसे आज एक ही शिकायत है कि मुझे समय ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन मैं इस बात को की गारंटी आपको दे देना चाहता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं दोबारा आपके सानिध्य में पहुंचकर इस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।